हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो की सबसे फेमस थ्योरी विच इज आइडियल स्टेट बाय प्लेटो। ऑलरेडी मैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस की वीडियो डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस हर बार आती है एग्जाम में और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है प्लेटो की। उसके बाद कई सारी थ्योरीज दी है प्लेटो ने। क्यों दी है? क्योंकि वो सब आइडियल स्टेट बनाने के काम आएंगी, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो अब हम जो 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं कि सारी फिलोसोफर को पढ़ते हैं, उनकी थ्योरीज पढ़ते हैं। अब से क्या होगा कि जिस भी फिलोसोफर की आपको कोई भी थ्योरी की क्वेश्चन आई, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आए कि एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो, तभी आपको पहले प्लेटो की पर्सनल लाइफ के बारे में, प्लेटो के बारे में कुछ लिखना है, चाहे वो एक पैराग्राफ हो या फिर 5-6 पॉइंट्स हो, आपको उनके बारे में लिखना है। उसके बाद क्यों उन्होंने वो थ्योरी दी है वो लिखना है। उसके बाद थ्योरी को स्टार्ट करनी है। अगर ऐसे हम करेंगे तो आंसर को एक अच्छी लुक मिलेगी और जो आपकी एग्ज़ाम की शीट चेक करेंगे उनके ऊपर भी एक अच्छा इम्प्रेशन जमेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। ठीक है। और पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले हम जो 4th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में जो भी हम पढ़ा करते थे वो सब कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि नेशन स्टेट क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये सब थे। लेकिन अब हम फिलोसोफर्स के बारे में स्पेसिफिकली एक फिलोसोफर को पकड़ते हैं और उनके सारी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं। इसीलिए हम पहले फिलोसोफर के बारे में लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने भी पहले फिलोसोफर के बारे में कुछ लिखा है। प्लेटो वॉज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर बॉर्न इन एथेंस। प्लेटो प्राचीन ग्रीक के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं जो कि एथेंस में पैदा हुए थे। He was born in 427 before Christ era and died in 347 before Christ era. तो वो पैदा हुए थे 447 BC में एंड उनकी मृत्यु हुई थी 348 BC में। He was a disciple of Socrates. वो सोक्रेटिस के शिष्य थे। सोक्रेटिस के वो एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे और उनके गुरु कौन थे? ऑब्वियसली सोक्रेटिस। After meeting Socrates, his life was totally changed and was attracted towards knowledge. तो जब वो सोक्रेटिस से मिले उसी के बाद उनकी जो इंटरेस्ट थी वो ज़्यादा बढ़ गई, नॉलेज की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। पढ़ाई करने की उनकी जो इच्छा थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। His famous book is The Republican and उनकी सबसे फेमस बुक कौन सी है? The Republican। ये क्वेश्चन में बहुत बार आती है क्योंकि ये इनकी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें कि उन्होंने सारी थ्योरीज लिखी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो, थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो, सभी थ्योरीज इसी बुक में है। His aim was to make Athens an ideal state because he was not happy with that time government and situation of Athens. तो उनका एक परम लक्ष्य था कि कैसे वो एथेंस को एक अच्छा राष्ट्र बनाए, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट राष्ट्र बनाए। क्योंकि तब की जो एथेंस की सिचुएशन थी, तब की जो गवर्नमेंट थी, वो सब को लेकर प्लेटो डिसअपॉइंटेड थे। प्लेटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था एथेंस की तब की जो गवर्नमेंट थी, जो भी कुछ था वो प्लेटो उसको पसंद ही नहीं करते थे। प्लेटो को कुछ और चाहिए था। प्लेटो को चाहिए था कि एथेंस सबसे अच्छा बने, सबसे बेस्ट बने, उसके जो नागरिक हैं वो भी सबसे बेस्ट बने। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, government of Athens was corrupt and that's why country's position and condition was poor. प्लेटो ने बोला कि गवर्नमेंट ही करप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट करप्ट है इसीलिए कंट्री की पोजीशन, कंट्री की कंडीशन बहुत ही पोर है, मतलब बहुत ही खराब है कंट्री की कंडीशन। ठीक है। तो प्लेटो चाहते थे कि इसको हटा दिया जाए और प्लेटो को आइडियल स्टेट बनाया जाए। किस बेसिस पर? ना उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है। उन्हीं थ्योरीज को अगर हम लगा देंगे काम में तो एथेंस एक आइडियल स्टेट बन जाएगा। So to make Athens an ideal state, Plato gave many theories such as theory of justice, education, communism and philosopher king. तो आइडियल स्टेट कैसे बनेगा? हम तो कुछ करेंगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं बनने वाला है एथेंस एक आइडियल स्टेट, कुछ हमको करना पड़ेगा। तो उसी के लिए प्लेटो ने ये 4 थ्योरीज दी हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। ये चारों थ्योरीज को अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे एथेंस में
तभी एथेंस बन जाएगा एक आइडियल स्टेट। गॉट इट? तो सभी को मिलाकर ही बनता है थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बाय प्लेटो। मतलब जितनी भी सारी थ्योरीज है प्लेटो की वो सब मिला देंगे तो हो गई प्लेटो की आइडियल स्टेट। ठीक है, पहले आपको प्लेटो के पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना है, फिर उन्होंने क्यों आइडियल स्टेट बनाया उसके बारे में लिखना है। अब हम आ जाएंगे सारी थ्योरीज के ऊपर। थ्योरी ऑफ जस्टिस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने और एक वीडियो बनाया है। उसको मैंने सेपरेटली इसीलिए बनाया है क्योंकि कई बार वो अकेला ही 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो। इसीलिए 7 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उधर अच्छे से लिख दिया है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पढ़ लीजिए। इधर क्योंकि हमें आइडियल स्टेट में बहुत सारी थ्योरीज को एक साथ लिखना है, तो हम तो इतने सारी थ्योरीज को लंबा करके अगर हम लिखेंगे तो वो बात नहीं बनेगी, टाइम नहीं मिलेगा। जो बच्चा सभी क्वेश्चन अटेंड करेगा उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सारी थ्योरीज को इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख के लाई हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एवरी पर्सन हैज 3 क्वालिटीज। सभी के पास 3 गुण हैं। कौन कौन? रीजन, करेज एंड एपेटाइट। रीजन मीन्स बुद्धि, करेज मीन्स साहस, एपेटाइट मीन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता, कुछ उत्पादन करने की क्षमता। ठीक है, वन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन हाई प्रोपोर्शन एंड कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट। इन तीनों में से हर एक व्यक्ति में ये 3 गुण तो होते ही हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक गुण होता है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर हम डायग्राम को थोड़ा देखेंगे। जैसे कि इधर जो व्यक्ति है उसके पास एपेटाइट सबसे कम है, रीजन ज्यादा है एपेटाइट से, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? करेज। सबसे लंबा देखो करेज है, पर क्योंकि करेज सबसे ज्यादा है तो वो सोल्जर बन गया। भाई कैसे बन गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ डोमिनेंट क्वालिटी इज रीजन देन पर्सन विल बिकम अ फिलोसोफर किंग। बोला गया कि अगर किसी के पास डोमिनेंट क्वालिटी रीजन है, मीन्स ये जो रीजन वाली क्वालिटी है सबसे ज्यादा रहेगा, करेज और एपेटाइट और थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा रीजन होगा वो बन जाएगा फिलोसोफर किंग। मीन जो सबसे बुद्धिमान है, जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, वो बनेगा फिलोसोफर किंग। देन अगर किसी के पास ज्यादा डोमिनेंट क्वालिटी है करेज, उसका प्रोफेशन होगा सोल्जर। जिसका एपेटाइट है डोमिनेंट क्वालिटी, उसका प्रोफेशन है प्रोड्यूसर या फिर ट्रेडर। ठीक है, वो व्यवसाय करेगा या फिर उत्पादन करेगा। क्या उत्पादन करेगा? अनाज, जो कि हम सब खाते हैं। ठीक है, हमारे किसान भैया बनाते हैं। Justice can be established if every person will do their own work and nobody will interfere in others' work. Justice तभी establish हो सकती है जब हर एक आदमी अपना काम खुद करेगा और किसी दूसरे के काम में जाके दखल नहीं देगा। ठीक है, सभी अपना अपना काम करेगी, कोई एक दूसरे के काम में जाके दखल नहीं देंगे, तभी जाके जस्टिस आ पाएगी। ये बोलना था प्लेटो का। अब भाई थ्योरी ऑफ एजुकेशन। According to Plato, education is very important for establishing ideal state. प्लाटो का बोलना था कि आइडियल स्टेट को बनाने के लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हर एक आदमी अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा तभी तो जाके आइडियल स्टेट बनेगा, राइट। अच्छे से पढ़ाया जाएगा उसको, उसी काम में कैसे अच्छा करना है उसके लिए उसको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, as it will determine the dominating quality present in a person. तो हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि हर एक आदमी के अंदर 3 गुण होते हैं और सबसे ज्यादा एक गुण होता है। तो वो कैसे पता चलेगा? कोई ऐसा मशीन तो नहीं है कि हम देख ले किसके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है, नहीं, ये हमें पता चलेगा थ्योरी ऑफ एजुकेशन के जरिए। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। एंड बाय दिस एवरी पर्सन विल चूज एंड वर्क इन देयर प्रोफेशन एंड जस्टिस विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड एथिक्स विल बिकम एन आइडियल स्टेट। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन के जरिए हमें पता चलेगा कि किसकी डोमिनेंट क्वालिटी कौन सी है, उसी के हिसाब से उनकी प्रोफेशन उनको बताया जाएगा, सभी अपना अपना काम करेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड फाइनली एथेंस बन जाएगी एक आइडियल स्टेट। ये प्लेटो का बोलना था। ठीक है, प्लेटो डिवाइडेड एजुकेशन इनटू 2 stages. Number 1 is primary education or basic education. Number 2 is higher education. Number 1, primary education, also called as basic education. It has 3 substages. इसकी 3 स्टेज थी। Number 1 substage कौन सा था? Now from birth to 6 years.
पैदा होने से लेकर 6 साल होने तक मदर विल टेक केयर ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्ड विल बी टॉट गुड बिहेवियर, गुड वर्क्स थ्रू स्टोरी एंड सॉन्ग बाय देयर मदर्स। जो भी माँ है इन सब बच्चों की, तो बच्चों की माँ उन्हें गाने के ज़रिए और स्टोरीज के ज़रिए उनको पढ़ाएंगी। क्या पढ़ाएंगी कि कैसे आपको अच्छा बिहेव करना है, कैसे अच्छा अच्छा काम करना है आपको। तो एक बच्चे की जो कैरेक्टर है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2 सब स्टेज विच इज फ्रॉम एज 6 to age 18. Child will have both mental and physical education such as math, history, science, gymnastics, karate and all. तो जो भी बच्चे हैं उन्हें अब से पढ़ाया जाएगा मैथ, हिस्ट्री, साइंस, जिम्नास्टिक क्या होता है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए जो इसे सिखाते हैं ना, कराटे वगैरह आपको पता होगा, तो वो सब, ठीक है। पहली 2 सब स्टेज जो है उनको जो बच्चा क्रॉस कर लेगा, जो इसमें पास हो जाएगा, वो जाएगा 3rd सब स्टेज की तरफ, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन की 3 सब स्टेज थी, तो जो 3rd नंबर वाला है उसमें जाने के लिए आपको ये जो 2nd वाली सब स्टेज है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने कर लिया तो वो जाएगा 3rd सब स्टेज में, और अगर कोई नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो वो जाएंगे ट्रेडर या फिर प्रोड्यूसर क्लास में, ठीक है। जो नंबर 3 वाला था थ्योरी ऑफ जस्टिस में, ट्रेडर या फिर प्रोड्यूसर, विल पास द फर्स्ट 2 सब स्टेज will go to the 3rd stage of primary education, ठीक है। Student who will not pass in this stage, they will be called trader or producer and appetite will be considered as their dominant trade. यहाँ पे जो भी बच्चे पास नहीं हो पाएंगे उन्हीं को ये मान लिया जाएगा कि उनके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा गुण है। एपेटाइट वाला मीन्स उत्पादन करने की क्षमता है उनके पास, को डाला जाएगा 3rd ग्रुप में विच इज प्रोड्यूसर और ट्रेडर क्लास, ठीक है। अब आया 3rd सब स्टेज विच इज फ्रॉम 18 to 20 years. They will be given military education only. केवल मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी कि कैसे अपने आप की सुरक्षा करे, कैसे देश की सुरक्षा करे, ठीक है, शत्रुओं के साथ कैसे लड़ा जाए, वो सब। स्टूडेंट हु विल पास विल बी गिवन हायर एजुकेशन एंड हु विल नॉट पास will go to the soldier class or warrior class. Their dominant trait will be considered as courage. तो जो बच्चे इसी को भी क्रॉस कर जाएंगे, इसमें भी पास हो जाएंगे, वो जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, और जो नहीं कर पाए वो रह जाएंगे किस क्लास के लिए ना, जो 2nd वाली ग्रुप थी सोल्जर ग्रुप, उसी में जाएंगे। और ये मान लिया जाएगा कि उनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी है करेज। गॉट इट। अब आई हायर एजुकेशन, इट हैज 2 सब स्टेज। इसके 2 सब स्टेज हैं, प्राइमरी में 3 थी, इसकी 2। फर्स्ट वन इज फ्रॉम 20 to 35 years. They will be taught logic, philosophy and will be regarded as man with reason as dominating trait. तो ये जो सारे लोग हैं इनको मान लिया जाएगा कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो गुण है वो है बुद्धि, और इनको फिलोसॉफी पढ़ाया जाएगा, लॉजिक पढ़ाया जाएगा। सो 2nd सब स्टेज है फ्रॉम 35 years to 50 years. They will start working in administration and later they will become philosopher king. तो जो 2nd सब स्टेज है इसी में ही जो भी सब हायर एजुकेशन के पहले वाले स्टेज में उन्होंने सब पढ़ा है उसी को लेकर ये 2nd वाले सब स्टेज में काम करेंगे, ठीक है, और बाद में बन जाएंगे फिलोसोफर किंग। अब बाय थ्योरी ऑफ एजुकेशन की क्रिटिसिज्म, अगर कोई भी थ्योरी है ना उसकी क्रिटिसिज्म होती ही होती है। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन की क्रिटिसिज्म। नो एजुकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो की एजुकेशन थ्योरी में एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। नो एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर वालों के लिए तो कुछ पाठ ही नहीं पढ़ाया उन्होंने। ए मैन कैन वर्क विथ फुल एनर्जी ड्यूरिंग हिज 20s, बट हियर वर्किंग एज स्टार्ट फ्रॉम 35 विच कैन रिड्यूस क्वालिटी ऑफ वर्क। एक जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है 20 से लेकर 30 ईयर्स तक, मीन्स उसके फुल एनर्जी में, और इसी वक्त में तो इन प्लाटो ने तो 35 ईयर्स तक पढ़ा ही लिया, फिर कैसे कौन अच्छे से काम करेगा। तो ये क्या करेगा कि जो काम है ना उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा। अब आएगी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म।